हेलो दोस्तों। आज हम लाइफ के एक सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जिंदगी आखिर चलती कैसे है। तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। कभी सोचा है, एक जनरेशन, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, ये सिलसिला आखिर चलता कैसे रहता है? पता है, यही वो सवाल है जो हर जिंदा चीज के होने का बेस है। आखिर जिंदगी आगे बढ़ती कैसे है? तो इस बड़े से सवाल का जवाब ना एक सिंपल से वर्ड में छुपा है। एक ऐसा वर्ड जो हमने साइंस बुक्स में तो पढ़ा है, पर इसका मतलब हम सब से जुड़ा हुआ है। चलिए समझते हैं कि रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में कहें तो रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे नए जीव यानी ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। बेसिकली ये नेचर का तरीका है टू इंश्योर कि लाइफ चलती रहे। लेकिन यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जिंदगी को आगे बढ़ाने का यह काम ना सिर्फ एक तरीके से नहीं होता। इसके दो बिल्कुल अलग अलग मेथड्स हैं। और वो दो स्ट्रैटेजीज हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नाम सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं, राइट? लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनका जो रिजल्ट होता है वो एकदम डिफरेंट है। तो चलिए अब आते हैं इसके सबसे मजेदार हिस्से पर। इन दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को ना आमने सामने रखकर देखते हैं। रेडी? सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, पेरेंट्स का नंबर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट ही काफी है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। यही इनका सबसे बेसिक डिफरेंस है। तो इससे होता क्या है? देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो अपने पेरेंट की बिल्कुल फोटोकॉपी होते हैं, एकदम सेम टू सेम, जिनको हम क्लोन्स भी कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाला हर बच्चा यूनिक होता है। उसमें अपने दोनों पेरेंट्स के गुण होते हैं, लेकिन वो किसी की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। इसे कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन, और यही वेरिएशन स्पीशीज को बदलते एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। चलो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपने देखा होगा ना, बैक्टीरिया फट से 1 से 2 हो जाते हैं, या फिर गुलाब की डाली काट के लगा दो, नया पौधा बन जाता है। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो है, सुपर फास्ट और एफिशिएंट। और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आते हैं ज्यादातर जानवर, फूल वाले पौधे, और हाँ, हम लोग भी। ये सभी इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। माना कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इससे जो जेनेटिक वैरायटी मिलती है ना, वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। चलिए अब इस सारी बात को ना अपने ऊपर लाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमंस। तो ये तो क्लियर है, हम इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टीम में है, और इसका सबूत हम सब। सोचो, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं, यहां तक कि भाई बहन भी नहीं। ये जो वैरायटी है ना, इसे ही कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और सच कहूं तो यही हमारी सुपर पावर है। और इस पूरी कहानी का जो सो व्हाट है ना, वो इस एक लाइन में है। रिप्रोडक्शन सिर्फ एक जरूरी प्रोसेस नहीं है, ये इस प्लैनेट पर मौजूद हर रंग, हर रूप, हर तरह की लाइफ उसकी वजह है। इसके बिना लाइफ शायद इतनी खूबसूरत और डाइवर्स होती ही नहीं। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर लाइफ ने कंटिन्यू करने के इतने कमाल के तरीके ढूंढ लिए हैं, तो आगे क्या? लाइफ का फ्यूचर कैसा दिखेगा? क्या नेचर कोई नया तरीका इजाद करेगी? सोचने वाली बात है ना, इस पर सोचते रहिएगा। पुरुष प्रजनन प्रणाली की दुनिया में चलिए इसे एक बिल्कुल नए, एक अलग ही अंदाज में समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम एनाटॉमी को बस पार्ट्स की एक बोरिंग लिस्ट की तरह ना देखें, बल्कि इसे एक आर्किटेक्चरल जर्नी की तरह देखें। एक ऐसा सफर जो एक पूरी फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट जैसा हो। आइए इसी नजरिए से इसे देखते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम इस बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट का एक पूरा टूर करने वाले हैं, एकदम प्रोडक्शन फ्लोर से लेकर फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, और देखेंगे कि हर एक हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करता है। ओके, तो हमारे टूर का पहला स्टॉप है प्रोडक्शन सेंटर, मतलब वो जगह जहां से ये पूरी कहानी, ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है, इस सिस्टम का पावर हाउस। तो ये है वृषण, यानी कि टेस्टीज। आप इन्हें इस पूरे सिस्टम की मेन फैक्ट्री समझ सकते हैं, जहां पर लिटरली हर सेकंड हजारों स्पर्म सेल्स बन रहे हैं। यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी की पूरी इमारत खड़ी है। और देखिए, किसी भी फैक्ट्री को सही से काम करने के लिए क्या चाहिए? सही टेम्परेचर। अंडकोश या स्क्रूटम बिल्कुल यही काम करता है, एक परफेक्ट क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह।
ये बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम तापमान मेंटेन करता है, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। मतलब जरा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप। ऑल राइट, तो प्रोडक्ट बन गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है उसे फाइनल टच देने की और डिलीवरी के लिए तैयार करने की। तो चलिए अब देखते हैं इस सिस्टम का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, यानी द पाथ टू मैच्योरिटी। तो ये जो जर्नी है ना, ये बेसिकली 2 जरूरी स्टेप्स से होकर गुजरती है। पहले स्पर्म को एक तरह की ट्रेनिंग मिलती है और फिर उन्हें एक लंबे हाईवे पर आगे भेज दिया जाता है। चलिए इन दोनों को जरा पास से देखते हैं। अब ये जो एपिडिडाइमिस है, इसे सिर्फ एक पाइपलाइन समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में एक फिनिशिंग स्कूल है। हाँ, यहीं पर स्पर्म तैरना सीखते हैं, यहीं पर वो अपनी लंबी जर्नी के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। तो ये सिर्फ स्टोरेज नहीं, ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग ग्राउंड है। और ट्रेनिंग के बाद आता है वास डेफरेंस। इसे आप इस पूरे सिस्टम का मेन एक्सप्रेसवे कह सकते हैं। एक मजबूत मस्कुलर ट्यूब जो तैयार हो चुके स्पर्म को तेजी से और बहुत ही एफिशिएंटली उनकी अगली मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन रुकिए, स्पर्म इस सफर पर अकेले नहीं जा सकते। नो वे, उन्हें जरूरत होती है एक जबरदस्त सपोर्ट क्रू की, एक ऐसी टीम जो उन्हें एनर्जी दे, प्रोटेक्शन दे और उनके सफर को आसान बनाए। तो इस सपोर्ट क्रू में है 3 मेन सप्लायर्स। पहला सेमिनल वेसिकल, जो एनर्जी के लिए एक शुगरी फ्यूल देता है। फिर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो एक प्रोटेक्टिव मिल्की लिक्विड मिलाती है। और आखिर में कॉपर्स ग्लैंड, जो रास्ते को स्मूथ बनाने के लिए एक लुब्रिकेंट रिलीज करती है। ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट पावर पैक्ड मिक्सचर तैयार करते हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सिर्फ स्पर्म सेल्स नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है जिसमें वो ट्रैवल करते हैं, जिसे हम वीर्य या सीमन कहते हैं। ये एक तरह का कंप्लीट डिलीवरी पैकेज है। ओके, तो हमने पूरी प्रोडक्शन लाइन देख ली, सपोर्ट क्रू से भी मिल ली है। अब टाइम है फाइनल प्रोडक्ट को जूम इन करके देखने का। चलिए इस माइक्रोस्कोपिक मार्वल के डिजाइन को समझते हैं। और इसका डिजाइन, वाह, ये अपने आप में एक कमाल है। देखिए, इसके सिर में है सबसे कीमती सामान, पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट। जो इसका मिड पीस है वो है इसका इंजन रूम, जो एनर्जी पैदा करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया से खचाखच भरा है। और पूंछ, वो एक पावरफुल प्रोपेलर की तरह है जो इसे जबरदस्त स्पीड से आगे धकेलती है। हर एक हिस्सा अपने काम का एक्सपर्ट। तो एक प्रोडक्शन सेंटर से लेके एक ट्रेनिंग स्कूल, एक सुपर हाईवे और एक डेडिकेटेड सपोर्ट क्रू तक, ये पूरा का पूरा सिस्टम ये एक बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है, जहां हर एक छोटा बड़ा हिस्सा एक ही लक्ष्य के लिए परफेक्टली सिंक में काम करता है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी बॉडी में और कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जिन्हें हम इस आर्किटेक्चरल जर्नी वाले नजरिए से देखकर बेहतर समझ सकते हैं। सोचेगा जरूर। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से एक टॉपिक को समझते हैं। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सिर्फ बायोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि एक कमाल के आर्किटेक्चर, एक शानदार डिजाइन के तौर पे देखने वाले हैं। आइए इस इनक्रेडिबल डिजाइन की बुनियाद को एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इस कॉम्प्लेक्स से सिस्टम के, इस डिजाइन के मेन हिस्से हैं क्या? चलिए इस सफर पर निकल पड़ते हैं और इसके एक एक कंपोनेंट को करीब से जानते हैं। ठीक है, तो किसी भी आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें उसकी शुरुआत से शुरू करना होता है ना? तो चलिए हम भी वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा सिस्टम जन्म लेता है, इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। इस पूरे आर्किटेक्चरल डिजाइन की जो नींव है, जो फाउंडेशन स्टोन है, वो है ओवरी, यानी कि अंडाशय। आप कह सकते हैं कि हमारी ये आर्किटेक्चरल जर्नी यहीं से शुरू होती है। सब कुछ इसी बुनियाद पर टिका हुआ है। अच्छा, अब नींव तो देख ली, पर उस नींव के अंदर क्या है? उसके अंदर है असली ब्लूप्रिंट, oocyte। इसे आप इस पूरे आर्किटेक्चर का फंडामेंटल प्लान समझ सकते हैं। ये वो कोर सेल है जिसके लिए ही ये पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है। यही इसके होने का मकसद है। तो हमारा ब्लूप्रिंट यानी oocyte तैयार है, पर अब ये अपनी जगह से आगे कैसे बढ़ेगा? यहीं पर एंट्री होती है इसके कमाल के ट्रांजिट सिस्टम की, एक ऐसा रास्ता जो बड़ी कुशलता से डिजाइन किया गया है। देखिए, इस oocyte का जो सफर है ना, उसके 3 बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इसकी शुरुआत होती है ओवरी में।
स्टेप 2, वहां से ये फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से गुजरता है और फाइनली स्टेप 3 ये यूट्रस यानी गर्भाशय में पहुंच जाता है। कितना लॉजिकल और वेल प्लान रास्ता है। तो हमने शुरुआत देखी, रास्ता देखा, अब आते हैं मेन जंक्शन पर, इस पूरे सिस्टम के सेंट्रल हब पर। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल कोर है जहां कई जरूरी हिस्से एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। और इस सेंट्रल स्ट्रक्चर के आप कह सकते हैं 3 मेन खिलाड़ी हैं जो आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। ये तीनों मिलकर एक ग्रुप की तरह काम करते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये तीनों अलग अलग बिखरे हुए हिस्से नहीं हैं। नहीं, ये सब मिलके एक सिंगल कॉन्टिन्यूअस और फंक्शनल रास्ता बनाते हैं। सोचिए, एक हाईवे की तरह जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। ये सीमलेस इंटीग्रेशन ही इस डिजाइन की खूबसूरती है। तो अब तक हमने अलग अलग पार्ट्स को तो देख लिया, पर अब जरा बड़ा पिक्चर देखते हैं। समझते हैं कि ये सारे हिस्से मिलकर कैसे एक जुड़ा हुआ फंक्शनल आर्किटेक्चर बनाते हैं, मतलब एक कोहेसिव सिस्टम। ये टेबल इस पूरी बात को ना एकदम साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ हैं ये सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, और दूसरी तरफ हैं इन सब से मिलकर बना एक कोहेसिव सिस्टम, एक फुली इंटीग्रेटेड रास्ता जिसका बस एक ही मकसद है। ये सिस्टम वाकई अपने अलग अलग पार्ट्स के जोड़ से कहीं ज्यादा है। और इस पूरी कहानी का निचोड़ शायद इस एक लाइन में छिपा है। हर हिस्सा अपने आप में एक अजूबा है, लेकिन उनका जुड़ाव ही असली मास्टरपीस है। तो ये तो हो गया पूरा आर्किटेक्चरल डिजाइन ढांचा हमारे सामने तैयार है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस बेजान डिजाइन में जान कौन डालता है? शरीर के वो कौन से सिग्नल्स और साइकिल्स हैं जो इस पूरी मशीनरी को चलाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें और भी गहराई में जाने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया जो दिखती तो नहीं, पर हमारे अस्तित्व की बुनियाद है। सोच के देखिए, एक माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री जहां लाइफ का एक हिस्सा बनता है। हम सीधे उस फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर स्पर्म बनते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग सफर। कभी सोचा इस बारे में कि इंसानी शरीर हर एक सेकंड, एक और सेकंड, लगभग 1500 स्पर्म कैसे बना लेता है? हर एक सेकंड। ये नंबर अजीब है ना, बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला। आज हम इसी कमाल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की पूरी कहानी में घुसेंगे। तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले प्रोडक्शन लाइन को समझेंगे, फिर फैक्ट्री के अंदर देखेंगे, उसके बाद ब्लूप्रिंट्स कैसे कॉपी होते हैं, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, और आखिर में इसके ब्रिलियंट डिजाइन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले स्टॉप से, द स्पर्म प्रोडक्शन लाइन। आखिर ये है क्या? पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। देखिए, साइंस की भाषा में इस पूरे प्रोसेस का एक नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। और हाँ, ये कोई 2 मिनट में तैयार वाली चीज बिल्कुल नहीं है, इसमें टाइम लगता है। एक्चुअली पूरे 74 दिन का एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सफर है, जहां एक बिल्कुल साधारण से स्टेम सेल से एक मैच्योर स्पर्म बनकर निकलता है। सवाल ये है कि आखिर ये सुपर बिजी फैक्ट्री है कहां? इसका प्रोडक्शन फ्लोर कैसा दिखता है? तो चलिए फैक्ट्री के बिल्कुल हार्ट में चलते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो वेलकम टू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। जरा इमेजिन कीजिए, माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल बारीक ट्यूब्स का एक जाल, एकदम घना नेटवर्क। बस यही वो जगह है जहां सारा का सारा एक्शन होता है। जो रॉ मटेरियल है ना, यानी स्टेम सेल्स, वो यहीं आते हैं और प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फैक्ट्री सेट हो गई है। अब आते हैं प्रोसेस के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स को कॉपी करना, उन्हें रिफाइन करना। सोचिए, एक सेल से अरबों सेल्स बनाने का काम वो यहीं से शुरू होता है, और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए यह काम 3 जरूरी स्टेजेस में होता है। पहला है माइटोसिस, यानी मल्टीप्लिकेशन स्टेज, और उसके बाद आते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये स्पेशल डिवीजन स्टेजेस हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? इस कहानी का हीरो है एक स्टेम सेल, नाम है इसका स्पर्मेटोगोनियम, और इसके पास है इंसान का पूरा जेनेटिक मास्टर प्लान, यानी पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम्स। यहां पर ना माइटोसिस और मियोसिस का फर्क समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। माइटोसिस को समझिए एक सुपर फास्ट फोटोकॉपी मशीन की तरह। इसका काम क्या है? बस आइडेंटिकल कॉपीज बनाना फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, और वर्कर्स यानी स्टेम सेल्स तैयार करना। लेकिन मियोसिस बिल्कुल अलग है। वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है।
उसका सिर्फ एक काम है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिप्रोडक्शन के लिए ठीक आधा कर देना। और अब आता है सबसे सबसे क्रिटिकल स्टेप। देखिए, मियोसिस शुरू होने से पहले सेल के पास होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन मियोसिस के खत्म होते होते जो नए सेल्स बनते हैं, जिनको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं, उनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स बच जाते हैं। ये आधा करना रिप्रोडक्शन के लिए नॉन नेगोशिएबल है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो ब्लूप्रिंट कॉपी हो गया, क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। अब टाइम है फाइनल टचेस का, फिनिशिंग का। इस स्टेज को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पर सेल को उसका एकदम यूनिक हाई परफॉर्मेंस शेप मिलता है और अपने मिशन के लिए सारे जरूरी टूल्स भी। और ये मेकओवर कमाल का है। एक सिंपल सा गोल सेल पूरी तरह से बदल जाता है। वो बन जाता है एक स्ट्रीमलाइन स्विमर, बिल्कुल रेडी टू मूव, जिसे हम आम भाषा में स्पर्म या साइंटिफिकली स्पर्मेटोजोन कहते हैं। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट अब तैयार है। चलिए अब इसके इनक्रेडिबल डिजाइन को थोड़ा डिकोड करते हैं, है ना? इसका हर एक हिस्सा एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। सच में एक डिजाइन का चमत्कार है। मोटे तौर पर इसके 3 मेन हिस्से हैं। सबसे आगे है हेड। सोचिए, ये एक सेफ की तरह है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स का वो कीमती जेनेटिक पैकेज बंद है। फिर है मिड पीस। ये इसका इंजन रूम है, इसका पावर हाउस, जहां माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए हैं ताकत देने के लिए। और आखिर में है टेल, एक पावरफुल प्रोपेलर जो इसे आगे बढ़ने में मदद करता है। कितना एफिशिएंट डिजाइन है ना? और ये जो बात है ना, इस पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से एक लाइन में बता देती है। एक माइक्रोस्कोपिक चमत्कार जिसे सिर्फ एक लेकिन बहुत बड़े मकसद के लिए इंजीनियर किया गया है। तो ये था एक स्टेम सेल से स्पिमा बनने तक का पूरे 74 दिन का एक अद्भुत सफर। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि जिंदगी के और न जाने कितने ऐसे राज हमारे नन्हे नन्हे सेल्स में अभी भी छुपे हुए हैं। इस पूरे प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं, और सच पूछें तो ये लाइफ के पहले चैप्टर की कहानी है। तो देखते हैं कि इस सफर में हम कहां रुकने वाले हैं। हम इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इन आसान स्टेजेस में तोड़कर समझेंगे। चलिए, इस पूरी पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल से करते हैं। सोचिए, एक ऐसा प्रोसेस जो किसी के जन्म से दशकों पहले शुरू हो जाता है। आखिर ये मुमकिन कैसे है? अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि oogenesis आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पूरा प्रोसेस है जिससे एक मैच्योर फीमेल एग सेल, जिसे ओवम भी कहते हैं, तैयार होता है। एक ऐसा सेल जो फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह से कैपेबल हो। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। और यकीन मानिए, इसकी शुरुआत तब होती है जब कोई पैदा भी नहीं हुआ होता। ये टाइमलाइन देखिए। मतलब सोचिए, जब एक एम्ब्रियो सिर्फ 5 हफ्तों का होता है तभी इसकी नींव रख दी जाती है, और जन्म होने तक फ्यूचर में बनने वाले सारे एग्स का एक लिमिटेड स्टॉक तैयार हो चुका होता है, और फिर उनका डेवलपमेंट वहीं रोक दिया जाता है। ये नंबर देखिए, करीब 20 लाख। जन्म के समय एक फीमेल बेबी में इतने पोटेंशियल एग्स यानी प्राइमरी oocytes मौजूद होते हैं। हर एक सेल अपनी डेवलपमेंट की जर्नी में एक लंबे पॉज पर होता है, बस सही वक्त का इंतजार करता है। तो मतलब पॉइंट ये है कि ये जो फ्यूचर एग्स का पूरा पूल है, ये एक ही बार में बन जाता है और फिर कई दशकों के लिए होल्ड पर चला जाता है। ये बिल्कुल किसी टाइम कैप्सूल में बंद खजाने की तरह है। तो ये लाखों पोटेंशियल एग्स बन तो गए, पर अब आगे क्या होता है? यहीं से शुरू होता है एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये सेलुलर डेवलपमेंट का सबसे लंबा पॉज है। ये कोशिकाएं कई सालों तक, कुछ मामलों में तो 40 या 50 साल तक एक ही सस्पेंडेड स्टेट में रुकी रह सकती हैं, बस एक सही हार्मोनल सिग्नल का इंतजार करती हैं। तो सालों के इंतजार के बाद क्या होता है? प्यूबर्टी के साथ ही शुरू होती है हर महीने की एक रेस। और ये कोई मामूली रेस नहीं है, ये एक विनर टेक्स ऑल कॉम्पिटिशन है। इस रेस में होता ये है कि एक प्राइमरी oocyte को चुना जाता है और वो अपना पहला डिवीजन, जिसे मियोसिस 1 कहते हैं, पूरा करता है। पर यह डिवीजन बराबर का नहीं होता। एक सेल बड़ा बनता है और दूसरा बहुत ही छोटा, और फिर ये बड़ा वाला सेल अपना दूसरा डिवीजन शुरू करता है और फिर से रुक जाता है, ओव्यूलेशन का इंतजार करता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा अनइक्वल डिवीजन होता ही क्यों है? ये बाय डिजाइन होता है। इसका मकसद होता है कि सारे जरूरी रिसोर्सेज,
सारा साइटोप्लाज्म, सारे न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ एक ही सेल में कॉन्सेंट्रेट हो जाए ताकि उसके सर्वाइव करने और आगे डेवलप होने के चांसेस सबसे ज्यादा हों। तो इस पूरी मंथली रेस का डायरेक्टर कौन है? इसे कौन चलाता है? वेल, ये काम करते हैं हार्मोन्स। ये एक पूरी एंडोक्राइन सिम्फनी की तरह है जिसके कंडक्टर्स हार्मोन्स होते हैं। ये देखिए, ये हैं हमारे मेन प्लेयर्स। सबसे पहले FSH जो रेस शुरू करवाता है, फिर आता है ईस्ट्रोजन जो अंडे को मैच्योर होने में मदद करता है। इसके बाद LH का एक जबरदस्त सर्ज होता है जो अंडे को रिलीज करता है, और फिर प्रोजेस्ट्रॉन आगे के लिए स्टेज तैयार करता है। इस चार्ट को देखिए, ये ओव्यूलेशन से ठीक पहले का हार्मोनल स्नैपशॉट है। ईस्ट्रोजन का लेवल हाई है, FSH मॉडरेट है, लेकिन ये जो LH का जबरदस्त स्पाइक दिख रहा है ना, यही वो फाइनल ट्रिगर है, यही वो सिग्नल है जो कहता है इट्स टाइम, और अंडा रिलीज हो जाता है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरे प्रोसेस के स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। ये नंबर्स आपको सच में हैरान कर देंगे। ये चार्ट देखिए, ये बताता है कि उन लाखों पोटेंशियल एग्स का आखिर होता क्या है, और जवाब चौंकाने वाला है। 99.9% तो बस नेचुरली ही खत्म हो जाते हैं, उन्हें ओव्यूलेट होने का मौका तक नहीं मिलता। तो उन लाखों में से पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में ओव्यूलेट कितने होते हैं? औसतन सिर्फ 400। जी हां, लाखों में से सिर्फ 400। ये दिखाता है कि ये प्रोसेस कितना ज्यादा सिलेक्टिव है। तो ये पूरा क्रिएशन और सिलेक्शन का प्रोसेस जो एक परफेक्ट हार्मोनल सिम्फनी पर टिका है, ये हमें हमारे अपने अस्तित्व की इनक्रेडिबल